गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की सेकंड क्लास। कल से हमने स्टार्ट किया था पहली जो फर्स्ट अपनी डेमो क्लास थी। उस क्लास में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एक इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें थी और जो भी कम्पिटिटिव लेवल के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। आज की जो अपनी क्लास रहेगी इसमें हम दो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट अपन वी विल डिस्कस अबाउट कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड सेकंड वन कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। ये दो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं जिनको आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई डाउट्स आता है या कि कोई क्वेश्चन आपके आता है तो आप के पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट वन, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। दूसरा, आप अपने माइक का जो ऑप्शन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर उस माइक को ऑन करके या जो वीडियो का ऑप्शन आ रहा है माइक और वीडियो को ऑन करके भी आप उस क्वेश्चन को ड्यूरिंग क्लास पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा कार्डियक कैथेटराइजेशन। इससे पहले आपको इंफॉर्मेशन के लिए वैसे तो बताया जा चुका है, लेकिन फिर से एक बार बता दूं कि हमने दो स्पेशल कोर्स लॉन्च किए हैं। एक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का कंप्लीट कोर्स एंड दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कंप्लीट कोर्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं या जो एम्स के एग्जाम होते हैं उनके अंदर 50% पोर्शन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कवर करती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं या जो सीएचओ के एग्जाम होते हैं, एनएचएम के अंडर में जितने भी एग्जाम होते हैं उन एग्जाम का 50% पोर्शन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है वो कवर करता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट के हमने स्पेशल कोर्स लॉन्च किए हैं जिनके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स या फीचर्स मिलते हैं। फर्स्ट मिलता है आपको लाइव क्लासेस जिनके अंदर आप अपने क्वेश्चंस डाउट्स जो भी है वो पूछ सकते हो। सेकंड, आपको मिलता है रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि जो क्लास अभी हम लाइव में देख रहे हैं उनको आप आगे फ्यूचर में इस ऐप पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेज वो अवेलेबल रहेगी, आप कभी भी उनका रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ के जो क्लासेज है उनकी लिंक भी आपको इसी ऐप के अंदर मिल जाएगी। आप उन क्लासेज को भी वॉच आउट कर सकते हो। इसके अलावा वीकली हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कोर्स वालों के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। इसके अलावा जो कम्पिटिटिव बेसिस की जो टेस्ट सीरीज है जिसमें ऑल ओवर सब्जेक्ट कवर होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी 100 एमसीक्यूज और 200 एमसीक्यूज की। इसके अलावा आपको यहीं पर इसी ऐप में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के और अदर बहुत सारे फीचर्स जैसे इम्पोर्टेंट इमेज हो गई, इम्पोर्टेंट न्यूज हो गई, वो सारी आपको इन दोनों कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इन दोनों कोर्स को ज्वाइन करने का प्रोसेस है कि आपको टीचमेंट ऐप पे लॉगिन करना है। देन दो कोर्स आपको दिखेंगे, एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का और दूसरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। दोनों की प्राइस है, एमएसएन की प्राइस है 150 रुपीज पर मंथ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की 100 रुपीज पर मंथ। दोनों को आप यहाँ पर जो क्लासरूम आईडी मेंशन की गई है इस क्लासरूम आईडी से आप एमएसएन एंड सीएचएन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अपने टॉपिक कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कार्डियक मीन्स हार्ट और कैथेटराइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर कोई भी कैथेटर इंसर्ट करना, कोई भी ट्यूब इंसर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है वो कहलाता है कैथेटराइजेशन। तो हार्ट के अंदर कोई कैथेटर इंसर्ट करना, कोई ट्यूब इंसर्ट करना कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था
कि जब बॉडी के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल इंसर्ट किया जाता है तो वैसा प्रोसीजर कहलाता है इन्वेजिव प्रोसीजर। और जिस प्रोसीजर में कोई ट्यूब या इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल इंसर्ट नहीं किया जाता बॉडी में, उसको नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर कहते हैं। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर। ये एक इन्वेजिव टाइप का प्रोसीजर होता है दैट इन्वॉल्व्स इंसर्शन ऑफ कैथेटर इनटू हार्ट। इसके अंदर क्या होता है, हार्ट के अंदर कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। क्यों करते हैं, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस एमआई को डायग्नोस करने के लिए, और हार्ट के अंदर जो प्रेशर है उस प्रेशर को नापने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है। जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख रहे हो, अपने पास दो साइट होती है कार्डियक कैथेटराइजेशन की। एक तो हम वेन के थ्रू, वेन के थ्रू और एक आर्टरी के थ्रू, दोनों तरीकों से हम एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे। आर्टरी से कर सकते हैं या वेन से करेंगे, और ये कैथेटर रीच आउट होगा टू हार्ट। यानी आर्टरी के द्वारा या वेन के द्वारा कैथेटर डालेंगे और वो कैथेटर हम हार्ट तक लेकर जाएंगे। फिर हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स की, कोरोनरी आर्टरी की स्टडी करेंगे। तो ऐसा प्रोसीजर कहा जाता है कार्डियक कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पज की, कि कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के क्या पर्पज होते हैं, किन पर्पज के लिए कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है। तो फर्स्ट पर्पज होता है इसका टू मेजर इंट्राकार्डियल प्रेशर इन द हार्ट। हार्ट के अंदर एक प्रेशर होता है और उस प्रेशर को कहा जाता है इंट्राकार्डियल प्रेशर। जब हम नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैम्बर होता है, जिसका बॉडी सर्कुलेशन के अंदर इंपोर्टेंट रोल होता है, वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि जो कार्डियक आउटपुट है उसको मेंटेन करने का या कार्डियक आउटपुट कितना होगा उसको डिटरमाइन करने का काम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो मैक्सिमम प्रेशर होता है हार्ट का ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और आप एनाटॉमी के अंदर पढ़ चुके हो, लगभग 100 to 140 ऑफ एच जी का प्रेशर रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट के कौन से चैम्बर में मैक्सिमम प्रेशर होता है, तो आपका हमेशा आंसर होना चाहिए कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मैक्सिमम प्रेशर होता है, विच रेंज फ्रॉम 100 to 140 ऑफ एच जी। देन इसके अलावा टू असेस पेटेंसी ऑफ कोरोनरी आर्टरी। हार्ट की जो मिडल फंक्शनल लेयर होती है मायोकार्डियम, उसको ब्लड सप्लाई की जाती है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। कोरोनरी आर्टरी की फर्दर ब्रांचेज होती है जिनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो उन ब्रांचेज के अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। तो उस ब्लड सप्लाई को या पेटेंसी को कि कहीं कोरोनरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, डिटरमाइन करने के लिए कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है। देन टू डिटरमाइन एक्सटेंड ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अगर आर्टरी के अंदर कोई फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो गया है, या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया है, या एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, तो उसका पता लगाने के लिए भी कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है। देन कार्डियक आउटपुट को असेस करने के लिए, पल्मोनरी आर्टरी के हाइपरटेंशन को असेस करने के लिए, देन हार्ट के जो वाल्व है अगर उनके अंदर स्टेनोसिस हो गया है, हार्ट वॉल्व के अंदर नेरोविंग हो गई है, जैसे मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस मोस्ट कॉमनली अपने को देखने को मिलता है, या आयोटिक स्टेनोसिस, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस एंड आयोटिक स्टेनोसिस। तो उन कंडीशन को भी डिटरमाइन करने के लिए कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जा सकता है। इसके अलावा टू ऑब्टेन क्लियर इमेज ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स बिफोर कार्डियक सर्जरी। कार्डियक सर्जरी से पहले जो हार्ट की क्लियर इमेज होती है उसको लेने के लिए भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं, और कार्डियक बायोप्सी लेने के लिए। देन होता क्या है इस प्रोसीजर के अंदर, कि ये कैथेटर होता है और जो फाइब्रो ऑप्टिक डिवाइस से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके आगे कैमरा लगा हुआ रहता है, या हम
क्या करते हैं, इसके बॉडी के अंदर डाई इंसर्ट करते हैं। डाई इंसर्ट करने के बाद कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है और बॉडी की रेडियोग्राफिक इमेज ली जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, डाई के कारण जहां कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम इजिली डिटरमाइन कर पाएंगे। लेकिन कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं जिनके अंदर ये प्रोसीजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि सीवियर कार्डियक डिसरिथमियाज की कंडीशन में। अगर किसी पेशेंट को सीवियर कार्डियक डिसरिथमिया, जैसे प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, ऐसी कंडीशन है, तो उन कंडीशन में कार्डियक कैथेटराइजेशन को अवॉइड किया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। देन अगर किसी पेशेंट को कोई हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि हीमोफीलिया या दूसरी कोई क्लोटिंग डेफिशिएंसी है, तो उन कंडीशन में भी ये प्रोसीजर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। देन प्रेगनेंसी के अंदर भी ये प्रोसीजर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे कैसे किया जाता है, कहाँ से कैथेटर इंसर्ट करेंगे और वो कैथेटर कैसे आगे की ओर पास आउट होगा। तो मोस्टली हार्ट की एनाटॉमी के अंदर देखते हैं कि अपना हार्ट दो पोर्शन में डिवाइडेड रहता है, राइट पोर्शन एंड लेफ्ट पोर्शन। जो राइट पोर्शन होता है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो रेस्पॉन्सिबल होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए। देन हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन होता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट पोर्शन रेस्पॉन्सिबल होता है जनरल सर्कुलेशन के लिए। तो यहाँ पर दो तरह का प्रोसीजर हो सकता है, या तो हम हार्ट के राइट पोर्शन की स्टडी कर सकते हैं या लेफ्ट पोर्शन की स्टडी कर सकते हैं। तो अगर अपने को हार्ट के राइट पोर्शन की स्टडी करनी है तो उसको कहेंगे राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन, उसको कहा जाएगा राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन। और जब भी राइट पोर्शन की स्टडी करनी होती है, कैथेटर हमेशा वेन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जब राइट पोर्शन की स्टडी करनी होगी तो कैथेटर हम इंसर्ट करेंगे वेन के अंदर, और जब लेफ्ट की स्टडी करनी होगी तो कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा आर्टरी के अंदर। तो राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन में इंसर्शन ऑफ कैथेटर इन बेसिलियक, सिफेलिक और फेमोरल वेन। मोस्टली हम फेमोरल वेन यूज करते हैं, फेमोरल वेन के अंदर कैथेटर इंसर्ट करेंगे। देन बाई फेमोरल वेन वो कैथेटर जाएगा वीना कावा के अंदर। फेमोरल वेन और फेमोरल वेन से वो कैथेटर जाएगा वीना कावा के अंदर, और वीना कावा से राइट एट्रियम, वीना कावा, देन वीना कावा से पास आउट होगा राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। तो अगर अपने को इन चैम्बर्स की स्टडी करनी है, अपने को वीना कावा की स्टडी करनी है, राइट एट्रियम की स्टडी करनी है, राइट वेंट्रिकल की स्टडी करनी है, या पल्मोनरी आर्टरी की स्टडी करनी है, अगर हार्ट के इन पार्ट्स की स्टडी करनी है तो अपने को राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि कैथेटर फीमोरल वेन के द्वारा इंसर्ट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट टाइप होता है अपने लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन, यानी कि जिसमें हार्ट के लेफ्ट पोर्शन की स्टडी की जाती है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा और जो मिट्रल वाल्व है उसकी स्टडी करने के लिए हम लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। और इन दिस प्रोसीजर द इंसर्शन ऑफ कैथेटर इनटू ब्रेकियल और फेमोरल आर्टरी, जैसा कि मैंने बताया था राइट साइडेड में कैथेटर हमेशा वेन के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, जबकि लेफ्ट साइड की स्टडी के लिए आर्टरी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे ब्रेकियल और फेमोरल आर्टरी में। या तो ब्रेकियल आर्टरी के अंदर करेंगे हैंड की, या लेग्स में फेमोरल आर्टरी के अंदर कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा। देन फेमोरल आर्टरी से वो कैथेटर पास आउट होगा अयोटा, और अयोटा से बाई अयोटिक वाल्व कैथेटर पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये सीक्वेंस रहेगी लेफ्ट साइडेड कैथेटराइजेशन की। अगर हम अपने को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, मिट्रल वाल्व, अयोटा और कोरोनरी आर्टरी की स्टडी करनी है तो हमेशा लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर होता है
ये प्रोसीजर नीचे देखा ठीक बन। तो ये जो प्रोसीजर होता है, इसके अंदर हम लेफ्ट पोर्शन की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन होती है जो ड्यूरिंग प्रोसीजर या प्रोसीजर से पहले जरूरी होती है। तो सबसे पहली चीज, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन इंश्योर दैट इनफॉर्म कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड। जब भी कोई इन्वेजिव प्रोसीजर किया जाता है, तो इन्वेजिव प्रोसीजर से पहले पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट लेना कंपलसरी होता है। और इन्फॉर्म कंसेंट लेने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फिजिशियन या डॉक्टर की होती है, ना कि नर्स की। अगर आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव बेसिस के, तो यहाँ पर हमेशा ये पॉइंट माइंड में रखना है कि कंसेंट लेने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डॉक्टर की होती है, ना कि नर्स की। देन असेस फॉर एलर्जीज टू सी फूड, आयोडीन और रेडियो ओपेक डाई। पेशेंट की हिस्ट्री का पता लगाना है कि उसको सी फूड, आयोडीन और डाई से कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर ऐसा है पेशेंट को डाई से या आयोडीन से एलर्जी है, तो पेशेंट को प्रोसीजर से पहले एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशन एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड करवाने हैं ताकि उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए। अगर पेशेंट को आयोडीन और डाई से एलर्जी है तो उसको एंटी हिस्टामिनिक एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन प्रोसीजर से पहले एडमिनिस्टर करनी है। Then withhold solid food for 6 to 8 hours and liquid for 4 hours is prescribed to prevent vomiting and aspiration during the procedure. प्रोसीजर के दौरान कुछ प्री प्रोसीजर और ड्यूरिंग प्रोसीजर मेडिकेशन भी एडमिनिस्टर की जाती है, या एंजाइटी की वजह से पेशेंट को कई बार वोमिटिंग हो जाती है, और उस वोमिटिंग के कारण क्या होता है, वो वोमिटिंग कंटेंट एस्पायरेट हो सकता है, रेस्पिरेटरी में जा सकता है और एस्पायरेटरी निमोनिया का कॉज बन सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट की जो सॉलिड डाइट है उसको प्रोसीजर से 6 to 8 आवर बिफोर स्टॉप कर देना चाहिए, एंड जो लिक्विड डाइट है उसको प्रोसीजर से 4 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए ताकि एस्पायरेशन की रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। इसके अलावा डॉक्यूमेंट द क्लाइंट्स हाइट एंड वेट बिकॉज देज डाटा विल बी नीडेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डाई टू बी एडमिनिस्ट्रेट। क्योंकि जो डाई एडमिनिस्टर की जाती है वो पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग होती है, वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके इंसर्ट की जाती है। तो प्रोसीजर से पहले पेशेंट की हाइट और वेट को रिकॉर्ड करना है ताकि हम डाई के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकें। देन document baseline vital sign and note the quality and presence of peripheral pulses for post procedure comparison। यानी कि प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट के वाइटल साइन और उसकी पल्स की क्वालिटी को असेस करना है, ताकि प्रोसीजर के बाद जब हम फिर से पेशेंट के वाइटल साइन और उसकी पल्स को चेक करेंगे तो दोनों को कंपेराइज कर सकेंगे कि अगर कोई चेंजेस आए हैं तो उनको डिटरमाइन किया जा सकेगा। Then inform the client that he or she may feel a fluttery feeling as the catheter passes through the heart, a flaccid and warm feeling when the dye is injected, or desire to cough and palpitation caused by heart irritability। पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि डाई इंसर्ट करने के बाद अगर बॉडी में वार्म फील हो रहा हो या कोई कफिंग या पाल्पिटेशन जैसा फील हो रहा हो हार्ट के इरिटेशन से, तो तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या डॉक्टर को नोटिफाई करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन थे जो प्रोसीजर से पहले माइंड में रखने होते हैं और इन इंटरवेंशन को करना होता है। देन पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन, ये इंपॉर्टेंट है पेशेंट की केयर के ड्यूरिंग, की कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के बाद हम पेशेंट की कैसे केयर करेंगे, कौन कौन से इंटरवेंशन को फॉलो करना है। तो फर्स्ट अपॉन मॉनिटर वाइटल साइन एंड कार्डियक रिदम for dysrhythmia at least every 30 minutes for 2 hours initially। प्रोसीजर के बाद पेशेंट को कार्डियक डिसरिथमिया होने की रिस्क है, तो उस रिस्क का पता लगाने के लिए
अपने को पेशेंट की हार्ट रिदम को मॉनिटर करना है, पेशेंट की कार्डियक रिदम को मॉनिटर करना है 30 मिनट के इंटरवल से, 30 मिनट के इंटरवल से कार्डियक रिदम को मॉनिटर करना है। और स्टार्टिंग 2 आवर तक, स्टार्टिंग के 2 घंटे तक 30 मिनट के इंटरवल से रिदम को मॉनिटर करना है, ताकि कार्डियक डिस्रिथमिया को आइडेंटिफाई किया जा सके। असेस फॉर चेस्ट पेन, इफ डिसरिथमिया और चेस्ट पेन अकर नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर पेशेंट की कंप्लेन होती है पोस्ट प्रोसीजर पीरियड के ड्यूरिंग चेस्ट पेन की और डिसरिथमिया फाइंड आउट होता है, तो इमीडिएटली अपने को डॉक्टर को नोटिफाई करना है। देन मॉनिटर पेरिफेरल पल्सेज एंड द कलर, वार्मथ एंड सेंसेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटी डिस्टल टू द इंसर्शन साइट। यानी कि जिस साइट में हमने कैथेटर इंसर्ट किया है उसके डिस्टल पोर्शन की, उससे आगे के पोर्शन की पल्स को, उस पोर्शन के कलर को, उसके टेम्परेचर को और सेंसेशन को, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। कि प्रोसीजर करने के बाद जिस एक्सट्रीमिटी के अंदर कैथेटर इंसर्ट किया है उसके डिस्टल साइड में, यानी उससे दूर की आगे की साइड, जैसे फिमोरल आर्टरी के अंदर इंसर्ट किया है तो उससे नीचे का जो पोर्शन है उसकी पल्स को, देन उसके कलर को, उसके टेम्परेचर को और उसके सेंसेशन को असेस करना है। पल्स, कलर, टेम्परेचर और सेंसेशन को इन डिस्टल पोर्शन एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट के इंटरवल से और स्टार्टिंग के 2 आवर तक। तो ये इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन होता है जो इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन को, ब्लीडिंग को या लॉस ऑफ सेंसेशन को। अगर कोई आर्टरी या वेन डैमेज हुई है तो उन सब का पता इसी इंटरवेंशन से अपने को चलने वाला है। देन नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ द क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग। अगर क्लाइंट एक्सट्रीमिटी के अंदर डिस्टल पोर्शन में नमनेस और टिंगलिंग की कंप्लेन करता है तो तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई करना है। देन इफ द एक्सट्रीमिटी बिकम कूल, पेल और साइनोटिक, अगर वो एक्सट्रीमिटी का टेम्परेचर कम है, पेलर और साइनोसिस देखने को मिल रहा है, या पेरिफेरल सेंसेशन के अंदर कमी आई है, पेरिफेरल सेंसेशन कम है, पल्स डिक्रीज हुई है, तो ये इंडिकेट करेगा क्लॉट फॉर्मेशन कि उस एक्सट्रीमिटी के अंदर जहां पर हमने कैथेटर इंसर्ट किया है वहां पर एक ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। तुरंत इस कंडीशन को ट्रीट करना जरूरी हो जाता है। तो अगर ऐसा पेशेंट की कंप्लेंट्स रहती है, नमनेस, टिंगलिंग और एक्सट्रीमिटी कूल, उसके अंदर साइनोसिस या सेंसेशन में कमी देखने को मिलती है, पल्स में कमी देखने को मिलती है, तो इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई किया जाना चाहिए। देन मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, जहां पर कैथेटर इंसर्ट किया है उस साइड को ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करना है और अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो वहां पर कंप्रेशन अप्लाई करना है, कंप्रेशन के द्वारा उस ब्लीडिंग को रोकना होता है। देन मॉनिटर फॉर हिमेटोमा, अगर हिमेटोमा देखने को मिल रहा है तो तुरंत फिजिशियन को नोटिफाई करना है। कीप द एक्सट्रीमिटी एक्सटेंडेड फॉर 4 to 6 आवर एज प्रिस्क्राइब्ड, जिस एक्सट्रीमिटी के अंदर हमने कैथेटर इंसर्ट किया है उसको 4 से 6 घंटे तक एक्सटेंड करके रखना है। देन मेंटेन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉर 6 to 12 आवर, 6 से 12 घंटे तक प्रोसीजर के बाद पेशेंट को स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट प्रोवाइड करवानी है। देन द क्लाइंट में टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, इस 6 to 12 आवर के अंदर पेशेंट बेड रेस्ट पे रहेगा लेकिन साइड टू साइड टर्न कर सकता है। एंड डू नॉट एलिवेट द हेड ऑफ द बेड मोर देन 15 डिग्री, पोस्ट प्रोसीजर पीरियड के ड्यूरिंग पेशेंट के हेड को एलिवेट नहीं करना है मोर देन 15 डिग्री। 15 डिग्री तक हेड के एलिवेट किया जा सकता है लेकिन इससे ज्यादा के एंगल से हेड को एलिवेट नहीं करना है। Then, if the antecubital vessels was used, immobilize the arm with an arm board. अगर कैथेटराइजेशन के लिए एंटीक्यूबाइटल वेसल का यूज किया जा रहा है तो आर्म को इमोबिलाइज करना है। देन इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, पेशेंट की
को फ्लूइड इनटेक बढ़ाने के लिए एनकरेज करना है, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो, क्योंकि फ्लूइड जितना ज्यादा होगा वो डाई के एक्सक्रीशन को प्रमोट करेगा, यानी बॉडी के अंदर जो हमने डाई इंसर्ट की वो उतनी ही जल्दी फ्लूइड के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। इसलिए पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लेने के लिए एनकरेज करना है। अबाउट 2 to 3 लीटर पर 24 आवर फ्लूइड लेने के लिए एडवाइज करना है। एनकरेज फ्लूइड इनटेक इफ नॉट contraindicated to promote renal excretion of the dye and to replace fluid loss caused by the osmotic diuretic effect of the dye। एक तो डाई के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा और डाई के osmotic इफेक्ट के कारण जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको भी रिप्लेस करने का काम करेगा। इसके अलावा पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, रेसेज एंड अदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए मॉनिटर करना है। तो ये अब था अपना इम्पोर्टेंट प्रोसीजर, कार्डियक कैथेटराइजेशन, राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन, लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन, इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और पोस्ट प्रोसीजर और प्री प्रोसीजर जो इंटरवेंशन है वो। देन अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आए हैं, कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो अपना इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है वो है कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट यानी जब हार्ट को स्ट्रेस दिया जाए, हार्ट से काम करवाया जाए, उस दौरान या बॉडी से जब फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाए, उस फिजिकल एक्टिविटी के ड्यूरिंग हार्ट कैसे रेस्पॉन्ड करता है उसको असेस करने के लिए कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट करवाया जाता है। दिस इज ए नॉन इन्वेजिव टेस्ट। कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं किया जाता। देन टेस्ट स्टडीज द हार्ट ड्यूरिंग एक्टिविटी एंड डिटेक्ट द इवेल्युएटेड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम रेस्ट करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हार्ट के फंक्शन में ज्यादा कोई चेंजेज नहीं आते, हार्ट नॉर्मली फंक्शन करता है। लेकिन अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, एंजाइना, एमआई है, तो जब वो एक्सरसाइज करेगा या कोई काम करेगा तो उस एक्सरसाइज के ड्यूरिंग क्या होगा, उसको चेस्ट पेन की कंप्लेंट्स आएगी या जो कार्डियक फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगे। तो उसका पता लगाने के लिए कि हार्ट एक्टिविटी के दौरान किसी भी का एक्सरसाइज के ड्यूरिंग कैसे रेस्पॉन्ड करता है, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। और इस टेस्ट को करने का जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो होता है ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ट्रेडमिल टेस्ट होता है और दूसरा मेडिकेशन के द्वारा टेस्ट होता है। And if the client is unable to tolerate exercise, an intravenous infusion of dipyridamole or dobutamine hydrochloride is given to dilate the coronary arteries and stimulate the effect of exercise। यानी कि अगर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, एक्सरसाइज मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि एक ट्रेडमिल मशीन होती है, इस मशीन पे पेशेंट को दौड़ने के लिए कहा जाता है। ऐसी ये ट्रेडमिल मशीन होती है और इस मशीन पर पेशेंट को दौड़ने के लिए कहा जाता है, यानी कि एक्सरसाइज करवाई जाती है। और इस एक्सरसाइज के साथ ही इसकी चेस्ट पर ईसीजी लीड्स लगी हुई रहती है और इन लीड्स के द्वारा जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको एक मॉनिटर पर रिकॉर्ड किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। यहाँ देखा जाता है कि नॉर्मल जब वो खड़ा था तब उसकी हार्ट कैसे काम कर रहा था, और जैसे जैसे इसने दौड़ना स्टार्ट किया ट्रेडमिल पर तो हार्ट के फंक्शन के अंदर, हार्ट की रेट रिदम के अंदर क्या चेंजेस आए उन सबको इस मॉनिटर पर रिकॉर्ड
किया जाता है। तो ये तो नॉर्मल जो ट्रेडमिल टेस्टिंग का तरीका होता है इसके अंदर किया जाता है। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो हम हार्ट को स्ट्रेस कैसे देंगे, हार्ट का लोड कैसे बढ़ाएंगे? तो वहां पर अपने पास तरीका होता है कि हम इंट्रावीनस रूट से या तो डाइपाइरिडामोल या डोबुटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग को इंसर्ट करेंगे। और ये ड्रग क्या करेगी, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेगी। जब कोरोनरी आर्टरी डायलेट होगी, इसका मतलब मायोकार्डियम को होने वाली ब्लड सप्लाई के अंदर कमी आएगी। और जब मायोकार्डियम को कम ब्लड सप्लाई हो रही है, तो हार्ट कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है उसको स्टडी करेंगे। द क्लाइंट में नीड टू बी एनपीओ, यानी नथिंग पर माउथ फॉर 3 to 6 आवर। प्रोसीजर के लिए पेशेंट को 3 से 6 घंटे तक एनपीओ रखा जाता है। तो ये दो तरीके हो गए अपने कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट के, एक तो एक्सरसाइज टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट, और दूसरा मेडिकेशन देकर भी हार्ट को स्ट्रेस दिया जा सकता है। और इस स्ट्रेस के ड्यूरिंग चाहे हम मेडिकेशन दे रहे हैं या पेशेंट को ट्रेडमिल पर दौड़वा रहे हैं, तो दोनों के दौरान पेशेंट की जो हार्ट रेट है या जो कार्डियक फंक्शन है उनको एक मॉनिटर पर रिकॉर्ड किया जाए। कुछ इंपोर्टेंट प्रोसीजर इंटरवेंशन होते हैं जो प्रोसीजर के दौरान अपने को माइंड के अंदर रखने होते हैं। फर्स्ट वन, इंश्योर दैट एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ऑब्टेन्ड इफ रिक्वायर्ड। पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट लेना। देन एनकरेज एडिक्वेट रेस्ट द नाइट बिफोर द प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले की नाइट में पेशेंट को एडिक्वेट रेस्ट करने के लिए एडवाइज करना। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट हैविंग ए नॉन इन्वेजिव टेस्ट टू ईट ए लाइट मील 1 to 2 आवर बिफोर द प्रोसीजर। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना कि पेशेंट को 1 से 2 घंटे पहले लाइट मील लेनी है, प्रोसीजर से पहले ज्यादा हैवी मील नहीं लेनी। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड स्मोकिंग एल्कोहल एंड कैफीन बिफोर द प्रोसीजर, क्योंकि ये हार्ट को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो प्रोसीजर से पहले स्मोकिंग, एल्कोहल और कैफीन को अवॉइड करवाना है। Then instruct the client to ask the healthcare provider about taking prescribed medication on the day of the procedure। अगर पेशेंट पहले से कोई मेडिकेशन ले रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि उन मेडिकेशन को प्रोसीजर वाले दिन लेना है या नहीं लेना है। यूजुअली जो थियोफाइलिन प्रोडक्ट्स होते हैं, थियोफाइलिन यानी कि जो डेरिफाइलिन के नाम से जिसको हम जानते हैं, जो ब्रोंकोडाइलेटर का काम करते हैं, अगर उस टाइप की मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है, तो उन मेडिकेशन को प्रोसीजर से 12 घंटे पहले बंद करवा देना है। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स आर यूजुअली withheld on the day of the test to allow the heart rate to increase during the stage portion ऑफ द टेस्ट। यानी कि क्या होगा, टेस्ट के दौरान हम हार्ट को स्ट्रेस देंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी पेशेंट के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन चल रही है, तो ये मेडिकेशन क्या करेगी, हार्ट रेट को घटाने का काम करेगी। तो जब स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस के कारण हार्ट के अंदर जो चेंज होंगे वो इन ड्रग के कारण डिटरमाइन नहीं हो पाएंगे। तो प्रोसीजर वाले दिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर को स्टॉप कर देना है। अगर ब्रोंकोडाइलेटर चल रही है तो उसको 12 आवर पहले से बंद कर देना है। लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर को टेस्ट वाले दिन नहीं देना है। इसके अलावा इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ एनी चेस्ट पेन, डिजीनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अकर ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अगर प्रोसीजर के ड्यूरिंग चेस्ट पेन, डिजीनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंप्लेन रहती है, तो तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई करना है। इसके अलावा पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन कोई विशेष इंटरवेंशन नहीं होते इन प्रोसीजर में, बट इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड टेकिंग ए हॉट बाथ और शॉवर फॉर एटलीस्ट 1 to 2 आवर। प्रोसीजर के बाद 1 से 2 घंटे तक हॉट बाथ अवॉइड करने के लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना होता है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के दो इंपोर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में स्टडी की। एक तो था अपना कार्डियक कैथेटराइजेशन और दूसरा था कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। ये दोनों प्रोसीजर बहुत ही कम्पिटिटिव बेसिस से इंपोर्टेंट प्रोसीजर है। इनसे इंटरवेंशन से रिलेटेड
क्वेश्चंस आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको कई क्वेश्चंस आए हो, डाउट आए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। फिर फिनिश करते हैं आज की अपनी क्लास को। आई थिंक किसी को कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं होंगे। देन नेक्स्ट तैयार रहिएगा कल इसी टाइम 10 बजे नेक्स्ट क्लास के लिए, जिसमें हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट कार्डियाक मार्कर्स के बारे में। यानी कुछ कार्डियाक मार्कर होते हैं जो जरूर अपने को स्टडी करने होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एंजाइना के केस में। जब मायोकार्डियम के अंदर कोई डैमेज होता है, कोई नेक्रोसिस होता है, तो उन कार्डियाक मार्कर के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। और उन मार्कर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग या उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये डिटरमाइन करते हैं कि पेशेंट को एमआई हुआ है या मायोकार्डियम के अंदर नेक्रोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। तो उन इम्पोर्टेंट कार्डियाक मार्कर और कुछ और इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं, जिनके बारे में कल की क्लास में हम स्टडी करेंगे।